तो आपने अगर हमारे ही बच्चों को तैयार किया इस तरह से, हमारे ही बच्चों को अगर सबको बोलने का एक तरीका बता दिया, तो अपना काम वो अपने आप करेगा। किसी थाने में, किसी तहसील में, किसी कलेक्ट्रेट में, किसी भी तरह की समस्या अगर उसे बोलना आता है, उसे अधिकार आता है, उसे कानून पता है, तो वो अपना काम खुद कर लेगा। उसमें हर जगह हम आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी घर जले लगे अपना जले, ये जिस दिन आ जाए, कहीं भी घर जले लगे अपना जले, ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप कनेक्ट हो गए, तब आपको फिर कोई आपके कार्य करने से रोक नहीं सकता। तो और हमारा तो सबसे बड़ा साधन ही सोशल मीडिया है, क्योंकि पत्र हमारे हैं नहीं, पत्रकार हमारे हैं नहीं, हमारे बहुत से कम लोग हैं। तो हमारा आपका जो कनेक्ट है वो सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा साधन है। उसका इस्तेमाल करके हम अपने समाज की सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बशर्ते ये कड़ी रुकनी नहीं चाहिए, ये हमारा कारवां रुकना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी न किसी नेता को, किसी न किसी अफसर को, किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको केवल एजुकेट होने की जरूरत है। और उसके लिए अखिलेश भाई जैसे लोग हैं, सुचित भाई जैसे लोग हैं, अभी देखिए ये नवयुवक भाई सुचित जायसवाल, मतलब इनकी बातचीत में, हर बातचीत में एक ना एक उद्देश्य दिखा मुझे। इतनी देर से वो एंकरिंग भी कर रहे थे। हाँ, ये गुण कहाँ से आया, ये हिम्मत कहाँ से आई आपको? उसी शिक्षा की बदौलत आई, वही सामाजिक जो सोशल आपका जो मीडिया है उसकी बदौलत आई। मनुवादियों का या जो हमारे दुश्मन है उनका और एक काम आसान हो गया, ये मैंने इनको कहा। आपने बना करके उनके काम को, हम जब संस्था बनाते जाते हैं तो आप समझिए कि उनका काम हम कर रहे हैं, ये हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप 10 आदमी की संस्था बनाइए, 1000 आदमी बनाइए। तो एक साथी ने बोला था कि या तो हमसे जुड़िए या हमको जोड़िए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। इस देश में कम से कम 10 लाख IAS IPS और ऑफिसर्स हैं, 10 लाख। कितने लोगों को आप लोग जानते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपके बीच नहीं आते, उनको आपके बीच आने की अब फुर्सत नहीं है। उनको बाबा साहब की बदौलत जो मिल गया, वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो जो आपके पास अब आते हैं, आप उनके महत्व को समझिए। वो अपना घर, बीवी, बच्चे, नौकरी को भी रिस्क पे लगा करके, हमारा कोई स्टेटमेंट गलत हो गया, चला गया, तो हम कल को नौकरी से निकाले जा सकते हैं। संस्थापक प्रमुख सुनील जायसवाल वास्तव में एक प्रेरणा के स्रोत हैं। नवयुवकों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आप जैसे आपने बच्चों को, जो यंग बॉयज हैं, जो आके अपनी बात रखें, या जो महिला ने अपनी शुरुआत की, या जो ये मैडम ने अपनी बात रखी, ये सब आप अवसर दे करके हमारे आपके बीच से ही लोग बनते हैं नेता। हम किसी नेता, बने बनाए नेता को नहीं सुन सकते, उसको जो बोलने का तरीका होगा वो हमारे भाषा से अलग होगा। आपका जो खुद का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो नहीं पैदा होने देना। ईमानदारी जो है, ईमानदारी कई तरह की होती है, जैसे भ्रष्टाचार कई तरह के होते हैं। भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं होता, करप्शन जो है केवल पैसे का नहीं होता, चरित्र का भी होता है, स्वास्थ्य का भी होता है। भ्रष्टाचार की बहुत परिभाषाएं हैं। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इस संस्था को हम बाकी संस्थाओं से आगे ले जाएं, तो बाकी संस्थाओं को रोकने की या उसको पीछे करने की या उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप काम अपना ईमानदारी से आगे करते रहेंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप देखिए, आपने 1 साल के अंदर आप इस लेवल पे आ गए हैं, तो हमारा बस ये कहना है कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे समाज को, वो समाज आपको रीपे करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, बट रीपेमेंट होता है। तो बाबा साहब के शब्दों में कि मेरे लोग जब भी आप उदास होंगे, मेरे लोग जब भी आप उदास होंगे, मेरे दिए हुए 3 मंत्र आपके पास होंगे। मेरे दिए हुए 3 मंत्र आपके पास होंगे। शिक्षित, संगठित होकर जब भी करोगे संघर्ष, तीनों आ गया इसमें। शिक्षित, संगठित होकर जब भी करोगे संघर्ष, मेरा दावा है आपके सभी सपने साकार होंगे, आपके सभी सपने साकार होंगे। तो
तो आपने अगर हमारे ही बच्चों को तैयार किया इस तरह से, हमारे ही बच्चों को अगर सबको बोलने का एक तरीका बता दिया, तो अपना काम वो अपने आप करेगा। किसी थाने में, किसी तहसील में, किसी कलेक्ट्रेट में, किसी भी तरह की समस्या अगर उसे बोलना आता है, उसे अधिकार आता है, उसे कानून पता है, तो वो अपना काम खुद कर लेगा। उसमें हर जगह हम आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भाई सुनील ने ये बात कही कि हम जो है आंख में कैप लगा के और सीधा देखेंगे और आगे जाएंगे, अगल बगल हम नहीं देखेंगे। मेरी यहाँ इस पर सुधार की जरूरत है। अगल बगल देखेंगे जरूर, लेकिन किसी को पीछे करके आगे नहीं जाएंगे, किसी को धकेल करके आगे नहीं जाएंगे। ये अगर आपके मन में बात आ जाए। साथियों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। हमारे प्रमुख वक्ता मूक नायक के प्रेरणा स्रोत, बहुत ही मिशनरी साथी आदरणीय राम सजीवन वर्मा साहब से मैं निवेदन करूँगा कि साहब अपना अनमोल शब्द हमारे बीच में रखे। साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से एक बार साहब का स्वागत कीजिए। आदरणीय राम सजीवन वर्मा साहब। धन्यवाद सुनील भाई। महाकारुणिक तथागत महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को नमन। आज जिनकी जयंती है, 140 साल पहले जो इंसान पैदा हुआ, 140 साल पहले सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, और वो भी साउथ में। अगर किसी ने थोड़ा बहुत कभी गूगल किया होगा तो साउथ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र था और उसके बाद दूसरे नंबर पे साउथ था। तो ऐसी स्थिति में एक चुनौती देने वाली शख्सियत का जन्म होता है, और आपने आज उनके जन्म दिवस पर एक ऐसे कार्यालय की स्थापना करके इसको सदियों सदियों के लिए यादगार बना दिया। जब भी रामास्वामी नायकर साहब की बात होगी तो मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की बात जरूर होगी। मैं यहाँ पे बैठे हुए तमाम जागरूक श्रोता, बहुत ज़्यादा श्रोता हो, लेकिन अगर उसमें श्रोता जागरूक नहीं है तो वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, लास्ट आदमी तक बहुत ध्यान से कोशिश कर रहे हैं समझने की बात को, सुनने की बात को, और यही वक्ता का सबसे बड़ा फल है, रिजल्ट है, परिणाम है। वक्ता की बात अगर आप तक पहुँचती है और आप कनेक्ट होते हैं, आप जुड़ते हैं, तो उसको मजा आता है, तब उसको लगता है कि मैंने अपनी बात कही। इस मूक नायक, मैं तो इसको मूक नायक ना कह करके मेरी तरफ से अगर कहा जाए तो मैं इसको अमूक नायक बोलूंगा। ये मूक नायक की स्थापना जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, तो उस समय सच में बोलने की आजादी नहीं थी। मतलब आप बोल के कुछ नहीं कह सकते थे। तो बाबा साहब के दिमाग में आया कि बात आगे जाएगी कैसे। तब उन्होंने मूक नायक संस्था की स्थापना की और मूक नायक पत्र निकाला। आज तो सब अमूक है। आज आपको बोलने की जो आजादी उसी व्यक्ति के बदौलत, उसी महापुरुष की बदौलत जो मिली है, अब आप मूक नहीं रह गए, अब आप अमूक नायक हैं। बोलने की पूरी आजादी और पूरी शक्ति के साथ अपनी बात रख सकते हैं। ये राष्ट्रीय संस्थापक प्रमुख सुनील जायसवाल वास्तव में एक प्रेरणा के स्रोत हैं, नवयुवकों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं शायद 4-6 महीने 8 महीने पहले इनके बारे में भाई अखिलेश जी ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि बॉम्बे में कम से कम 112-114 संगठन काम कर रहे हैं हमारे बहुजनों के। उसी तरह का एक ये भी संगठन बन गया आज। तो मनुवादियों का या जो हमारे दुश्मन है उनका और एक काम आसान हो गया। ये मैंने इनको कहा, आपने बना करके उनके काम को, हम जब संस्था बनाते जाते हैं तो आप समझिए कि उनका काम हम कर रहे हैं, ये हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप 10 आदमी की संस्था बनाइए, 1000 आदमी बनाइए। तो एक साथी ने बोला था कि या तो हमसे जुड़िए या हमको जोड़िए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी।
वो मुझे दिल को छू गई। आप इसके लिए हमेशा खोलिए, अपने नेत्र को खोल कर रखिए। अभी भाई सुनील ने ये बात कही कि हम जो है आंख में कैप लगा के और सीधा देखेंगे और आगे जाएंगे, अगल बगल हम नहीं देखेंगे। मेरी यहाँ इस पर सुधार की जरूरत है। अगल बगल देखेंगे जरूर, लेकिन किसी को पीछे करके आगे नहीं जाएंगे, किसी को धकेल करके आगे नहीं जाएंगे। ये अगर आपके मन में बात आ जाए तो मुझे लगता है फिर आपको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और जैसा मैं देखा हूँ 4-6 महीने के अंदर आपने यहाँ, मैं 2005 में आया था बॉम्बे, इनकम टैक्स में ज्वाइंट कमिश्नर वैल्यूएशन सेल था मुंबई में। तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ संगठन है हमारे, कहाँ लोग हैं। तो उसमें हमें अखिल जायसवाल विकास संघ मिला। हम उसके साथ जुड़े रहे, बहुत दिनों तक जुड़े रहे। लेकिन बात सच है, उसमें मैं भी अपनी भी कमी कहूंगा कि आज जिस तरह से आपने एक कार्यालय का उद्घाटन करके, एक संपर्क स्थल बना करके, हमारे लोगों के पास यही तो सबसे बड़ी कमी थी। लोग जाए तो कहाँ जाए, अपनी बात को रखे तो कहाँ रखे। तो आपने ये करके एक रास्ता तो आपने साफ कर दिया। भले वो पहला है, लेकिन पहला नहीं है, ये लैंडमार्क है। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और आपने वो मिसाल कायम की। इंस्पेक्टर साहब ने जो बात रखी कि हमको सबसे कुछ ना कुछ चाहिए, तो सबसे कुछ ना कुछ चाहिए, यही तो हमारा मूल मंत्र है। यही तो है जो एजुकेट के बाद दूसरे नंबर पे आता है यूनाइट। अभी एक साथी ने अस्पताल की बात की, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेट की बात की। मेरा पूरा सहयोग पूरी बैठी हुई जनता को, आपने मुझे सुनने के लिए इतनी देर से पेशेंस दिखाया, तो धैर्य रखा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं दूर से चल के आया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आप मुझे सुनने के लिए इतनी देर से बैठे हुए, उससे मेरा आंकलन होता है कि मैं कुछ बात कह पाऊंगा, आपसे कुछ ना कुछ मैं कनेक्ट हो पाऊंगा। कनेक्शन हमारा आपका हो जाएगा तो हमारा विचार जो है आपके मन को झकझोर देगा, आपके मन स्थिति को मजबूत करेगा, आगे बढ़ने के रास्ते खोलेगा। आपको लगेगा इस देश में कम से कम 10 लाख IAS IPS और ऑफिसर्स हैं, 10 लाख। कितने लोगों को आप लोग जानते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपके बीच नहीं आते। उनको आपके बीच आने की अब फुर्सत नहीं है। उनको बाबा साहब की बदौलत जो मिल गया, वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो जो आपके पास अब आते हैं, आप उनके महत्व को समझिए। वो अपना घर, बीवी, बच्चे, नौकरी को भी रिस्क पे लगा करके, हमारा कोई स्टेटमेंट गलत हो गया, चला गया, तो हम कल को नौकरी से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो सपोर्ट भी नहीं है हमारे लोग थे। तो हमें इसीलिए मैंने कहा कि ये सोशल प्रोग्राम है, इसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात ना हो तो बेहतर होगा, तो मेरे लिए बेहतर होगा, तो मैं बात कर पाऊंगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो स्थिति है मजबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए, किसी भी संगठन का हो, किसी भी तरह का वो व्यक्ति हो, अगर आपको लगता है कि हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, हमारी बात मानेगा नहीं मानेगा तो चला जाएगा, लेकिन हमें जोड़ने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आने वाला आपको रास्ता दिखाता था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि जब तक तुमको कुछ करके लगे कि ये तुम्हारे फायदे का, तभी मानना। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, किताबों में लिखा है इसलिए भी मत मानना, लोगों ने कहा है इसलिए भी मत मानना। किताबें तो थी नहीं उस समय तो केवल स्मृतियां होती थी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको मानना है तो पहले खुद को टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद लगे कि आपके जीवन में वो काम आने वाला है, तभी उसको मानो। तो भाई ये ऐसा बोलते हैं कि हम इनके सामने नहीं बोलते हैं। मैं ये डेमोक्रेसी जो है, प्रजातांत्रिक तरीके से जो संगठन बनता है, जहां सबको बोलने की, अपनी राय रखने की आज़ादी होगी, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो मैं ये भी दोनों अध्यक्ष और महासचिव से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जैसे आपने बच्चों को, जो यंग बॉयज़ हैं जो आके अपनी बात रखें, या जो महिला ने अपनी शुरुआत की, या जो ये मैडम ने अपनी बात रखी, ये सब आप अवसर दे करके, हमारे आपके बीच से ही लोग बनते हैं नेता। हम किसी नेता, बने बनाए नेता को नहीं सुन सकते,
उसको जो बोलने का तरीका होगा वो हमारे भाषा से अलग होगा। तो आपने अगर हमारे ही बच्चों को तैयार किया इस तरह से, हमारे ही बच्चों को अगर सबको बोलने का एक तरीका बता दिया, तो अपना काम वो अपने आप करेगा। किसी थाने में, किसी तहसील में, किसी कलेक्ट्रेट में, किसी भी तरह की समस्या अगर उसे बोलना आता है, उसे अधिकार आता है, उसे कानून पता है, तो वो अपना काम खुद कर लेगा। उसमें हर जगह हम आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है। जो पहला फार्मूला है, जो पहला महामंत्र है इंसानियत के लिए, वो है एजुकेट। और मैंने एजुकेट पे बहुत काम किया है। बहुत सारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनको हम 4-6 ऑफिसर मिलकर के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री सेवा। उनके बच्चों से किसी तरह की कोई भी फीस नहीं लेते। तो हमारा बस ये कहना है कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे समाज को, वो समाज आपको रीपे करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, बट रीपेमेंट होता है। रिश्ता है सारी दुनिया से, कहीं भी घर जले लगे अपना जले। ये जिस दिन आ जाए, कहीं भी घर जले लगे अपना जले, ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप कनेक्ट हो गए समाज। तब आपको फिर कोई आपके कार्य करने से रोक नहीं सकता। और अभी तो आप यंग हैं, आपने इस उम्र में ये स्थान आज बैठा है। आप वो उम्र को ध्यान में बिल्कुल मत रखिए। आप कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा था कि अगर आइडियाज में छोड़ जाऊंगा तो तुम जितने भी मुझे मारने की कोशिश करोगे, मुझे तुम मार नहीं पाओगे अगर मेरा विचार जिंदा है। तो आज उनके विचार जिंदा होने की वजह से आज ये समाज तैयार हुआ है। और इस समाज में हम इतने सारे लोग इतनी बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। और एक ऐसा अवसर जो आपने यहाँ के मुंबई या नवी मुंबई या पालघर, ये तो डिस्ट्रिक्ट पालघर में आता है अभी। मेरा जुरिडिक्शन जब मैं सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में था एयरपोर्ट पे, तो मेरा जुरिडिक्शन जो है वो दहानू एक जगह आगे वहां तक लास्ट स्टेशन बॉम्बे, और थाना दहानू पालघर जो अभी जिला हो गया, पहले नहीं था। और माहिम से मेरा क्षेत्र शुरू होता। तो जितने भी भारत सरकार के पावर में जब तक हैं, तब तक पावर छोड़ के बाहर बताइए। जो बाहर है उनकी मदद करिए। जो बाहर है, इसीलिए अखिलेश को हम कहते हैं कि आप बाहर है तो बाहर हो। तो जो ताकत है, जो हिम्मत है आपकी, वो हम पीछे से। अगर ऑफिसर जब मैं रिजाइन करता हूँ, मैं राजनीति ज्वाइन करता हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो। आप अपने जैसा एक समाज में आदमी नहीं तैयार कर सके, वो करके दिखाओ ना। आप तो तैयार हो, आप तो बिल्कुल फिट आदमी हो। आप तो जब चाहोगे जब आ जाओगे राजनीति। पॉलिटिकल एडवाइजर बन सकते हो आप, ओएसडी बन सकते हो आप, पीए बन सकते हो आप, नीति निर्धारक बन सकते हो आप। समाज के हमारे लोगों तक कैसे वो मदद पहुंचे, सरकारी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का, ये आप कर सकते हैं ना। और ये करने के लिए तो लोग है ना, टीम है ना आगे, अगर उनको आना है। तो इसलिए अफसरों को मेरी सलाह होती है कि आप खुद मत आइए, खुद लीडर मत बनिए, खुद मार्गदर्शक ही बने रहिए। मैंने आज तक कम से कम 84-85 संगठन, जब से मैं पैदा हुआ, 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 13 साल, 13 ईयर्स। 8वीं कक्षा में था, पहली बार जेल नहीं गया। उसको जेल नहीं कह सकते क्योंकि मैं नाबालिग था। लेकिन 13 साल की उम्र में भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए इलाहाबाद के गांव में मुझे पुलिस उठा के ले गई थी, क्योंकि मैंने प्रधान का वो कर नहीं रहा था। तो प्रधान का जो खपड़ायल होता है ना गांव में, गांव के लोग हैं ना यहाँ पे, वो खपड़ायल मैंने तोड़ा कि तुम जमीन क्यों नहीं दे रहे हो भूमिहीनों को, सरकारी योजना के बाद भी। ये मेरी शुरुआत थी। तो मैंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन किया, लेकिन मैंने कोई भी पद आज तक नहीं, कोई भी पद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपका सपोर्टर हूँ, मैं आपका प्रेरणा स्रोत हो सकता हूँ, आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, जो मुझे आता है समझता है, लेकिन मैं किसी पद पे नहीं रह सकता। ये मेरी अपनी कमजोरी हो सकती है, हाँ? लेकिन मैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को कभी भी सामने नहीं आने देना चाहिए। ये मेरा तो वैसे बहुत समय हो गया, मैंने आपको बहुत समय दिया। हाँ? तो 2-4 शेर और मैं आपको बीच बीच में बोलता रहूंगा। जुर्म था जिस समय मुस्कुराना भी। हम तो फिर पीछे जाते हैं 140-42 साल पहले, फिर उसके बाद 1891, कि क्या हालात थे यहाँ, जो स्थिति थी चित्पावन ब्राह्मणों की, किस तरह से हमारे साथ व्यवहार होता था। तो हमको दर्द बहुत था, इसलिए दर्द के साथ मैंने इसको बनाया
कि जुर्म था जिस समय मुस्कुराना भी, मुस्कुराने की वजह देनी पड़ती थी। साथियों, अगर आपको याद हो तो आपने अगर हंसा तो क्यों हंसा ये बताना पड़ता था। तो जुर्म था जिस समय मुस्कुराना भी, बाबा साहब ने देखा है वो जमाना भी। जुर्म था जिस समय मुस्कुराना भी, बाबा साहब ने देखा है वो जमाना भी। तो जिस जमाने में मुस्कुराना मुश्किल था, आज आप स्वच्छंद रूप से खुलकर कुछ भी कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी आजादी, अब तो आज घर घर में बाबा साहब को मानने वाले पैदा हो चुके हैं, फिर भी हम अपने कारवां को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उस कमी को हमें एनालिसिस करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है कि हमारा कारवां आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ये टाइम है। तो गूंज उठा गगन सारा, समंदर ने छोड़ा जब किनारा, हिल जाए जहां सारा, और जब गूंजे जय भीम का नारा, जय भीम जय भारत। फिर एक एजुकेशन की बात बार बार हो रही है, तो आखिरी शेर था मेरा एजुकेशन पे ही। क्योंकि मैंने खुद बनाया है तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। जैसे एक राष्ट्रपति ने कॉपी करके पीएचडी चुरा ली थी इसी देश में एक विद्यार्थी की, और फिर वो सबसे बड़ा आदमी बन गया इस देश में। वो मैं नहीं कर पाता हूँ। एक नया समाज तैयार हो, वो माँ बाप जो है अपने बच्चे को कंपटीशन की भावना आनी चाहिए बच्चे में। यहाँ जैसे बताया कि शादी विवाह के मसले होते हैं, एक बार मुकदमा कायम हो गया तो सारा जीवन लड़ते रहते हैं, पूरा दोनों परिवारों का। एक आंकड़ा है कि पूरे देश में 5 करोड़ मुकदमे, 5 करोड़ मुकदमे जो है वो देश में लंबित है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और लगभग 5 करोड़ ही मुकदमे हैं जो रेवेन्यू से संबंधित है, जमीन जायदाद से। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो जमीन जायदाद के मुकदमे जो है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी लड़ती रहती है। तो अगर आपने जागरूक किया, आपने पढ़ाई लिखाई करके लोगों को समझदार बना दिया, तो ये समस्या जो है हमारी कम होगी। हम क्या करते हैं, किसी न किसी नेता को, किसी न किसी अफसर को, किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको केवल एजुकेट होने की जरूरत है। और उसके लिए अखिलेश भाई जैसे लोग हैं, सुचित भाई जैसे लोग हैं, अभी देखिए ये नौयुवक भाई सुचित जायसवाल, मतलब इनकी बातचीत में, हर बातचीत में एक ना एक उद्देश्य दिखा मुझे। इतनी देर से वो एंकरिंग भी कर रहे थे। हाँ, ये गुण कहाँ से आया, ये हिम्मत कहाँ से आई आपको? उसी शिक्षा की बदौलत आई, वही सामाजिक जो सोशल आपका जो मीडिया है उसकी बदौलत आई। तो और हमारा तो सबसे बड़ा साधन ही सोशल मीडिया है, क्योंकि पत्र हमारे हैं नहीं, पत्रकार हमारे हैं नहीं, हमारे बहुत से कम लोग हैं। तो हमारा आपका जो कनेक्ट है वो सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा साधन है। उसका इस्तेमाल करके हम अपने समाज की सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बशर्ते ये कड़ी रुकनी नहीं चाहिए, ये हमारा कारवां रुकना नहीं चाहिए। और नहीं रुकेगा कैसे? अगर इसमें किसी तरह का स्वार्थ, निजी स्वार्थ आ गया तो फिर इसकी उम्र कम हो जाएगी। ये मैं दोनों संस्थापक सचिव, महासचिव और अध्यक्ष को बताना चाहता हूं, और यहाँ बैठे हुए उनके प्रमुख मार्गदर्शक को, कि आपका जो खुद का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो नहीं पैदा होने देना। ईमानदारी जो है, ईमानदारी कई तरह की होती है, जैसे भ्रष्टाचार कई तरह के होते हैं। भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं होता, करप्शन जो है केवल पैसे का नहीं होता, चरित्र का भी होता है, स्वास्थ्य का भी होता है। भ्रष्टाचार की बहुत परिभाषाएं हैं। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इस संस्था को हम बाकी संस्थाओं से आगे ले जाएं, तो बाकी संस्थाओं को रोकने की या उसको पीछे करने की या उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप काम अपना ईमानदारी से आगे करते रहेंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप देखिए, आपने 1 साल के अंदर आप इस लेवल पे आ गए हैं, तो और वो भी मैं विरार में, मेरा दायरा तो क्या कुर्ला, नेरी और कभी कभी मलाट तक रहा है। मैं यहाँ 8 साल पोस्टेड था, मुंबई एयरपोर्ट पे था। इस समय लोग जुड़े, बहुत सारे लोगों को जोड़ा। मैंने उद्यमी संस्था बनाई, जो जवान व्यापार करना चाहता है उसके लिए रास्ता खोले, उसके लिए काउंसलर दिया।
उसको बुला के बताया कि भाई आप इनसे मिलो या आपको रास्ता बताएंगे। तो हमारे लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ उनके रोजगार के रास्ते भी बताने पड़ेंगे। देखिए, भूख से अगर आप परेशान हैं तो आप कोई मतलब हेल्दी विचार नहीं आ सकता, हेल्दी आइडियाज आपके माइंड में नहीं आएंगे। तो जो पहली जरूरत है वो आपको रखना पड़ेगा, उसका इंतजाम रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी जब मिलते हैं कि भाई 2 गुट, 3 गुट, 4 गुट ऐसे गुटों में बटे हुए हैं, हमने उस गुट की चिंता नहीं करनी है। वो गुट तो बने रहेंगे और वो हमेशा चलते रहेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। जो सत्ता में है उनके साथ भी गुटबाजी है और जो सत्ता से बाहर है उनके साथ भी गुटबाजी है। लेकिन अगर कोई संस्था या कोई यूपीए है, जैसे यूपीए में 36 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाने का कोशिश कर रही है, एनडीए है, सारी पार्टियां मिलकर के यानी सत्ता पे काबिज होना चाहते, तो हम भी अपना अस्तित्व अलग अलग रखे, अलग अलग रखते हुए, लेकिन हमारा जो मोटो है, जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, जब हम पेरियार साहब की बात कर सकते हैं, संविधान के बारे में बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तो हमें ये भी तो देखना होगा कि क्या हम अलग अलग रह करके पा सकते हैं इस उद्देश्य को? नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। अभी भाई ये महोदय ने कहा कि बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, सपने बड़े देखना बहुत जरूरी है। उन बड़े सपनों के साथ उतनी ही शिद्दत और मेहनत से, लगन से काम करने की जरूरत है। कोई सपना साकार केवल देखने से नहीं होता, ना कभी किसी का हुआ है। आपको मालूम है 30 साल लगातार काम करने के बाद बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में जो उनका आखिरी भाषण माना जाता है वहां पे अपने लोगों को क्या कहा? एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो LLB कर लिया है, अब मैं मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम कमाते कितना? तो कहनी साहब मैं कुछ कमाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने LLB किया है। उनका नाम था बुद्ध प्रिय मौर्य, BP मौर्य साहब, अलीगढ़ के रहने वाला थे यूपी। तो उन्होंने कहा तुम समाज पे बोझ बनोगे, तुम समाज की सेवा नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि आपके पास साधन नहीं है तो आप समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। एक तो लोग हो सकते हैं जो डेडिकेटेड है, उनको हमारी ड्यूटी है कि उन्हें हम सपोर्ट करें, उनको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अपनी जो आर्थिक ताकत है वो मजबूत होगी तो आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको कोई पीछे करता है तो कैसे करता है? आर्थिक सबसे पहले आपको उसमें पीछे करना चाहिए, आप उस स्थिति लायक बनेंगे ही नहीं। तो आपने ये जो रास्ता खोला है, एक नई शुरुआत की है, नए तरीके से की है, इसको मैं पूरी तरह से अपना समर्थन भी देता हूं और मैं अपने प्रयास से कोशिश करूंगा जहां तक मुझे जरूरत समझते हैं आप, अगर लगता है आपने मुझे इस लायक समझा, पहली बात तो मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं पूरी कमेटी को, पूरी बैठी हुई जनता को। आपने मुझे सुनने के लिए इतनी देर से पेशेंस दिखाया, तो धैर्य रखा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं दूर से चल के आया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आप मुझे सुनने के लिए इतनी देर से बैठे हुए, उससे मेरा आंकलन होता है कि मैं कुछ बात कह पाऊंगा, आपसे कुछ ना कुछ मैं कनेक्ट हो पाऊंगा। कनेक्शन हमारा आपका हो जाएगा तो हमारा विचार जो है आपके मन को झकझोर देगा, आपके मन स्थिति को मजबूत करेगा, आगे बढ़ने के रास्ते खोलेगा। आपको लगेगा इस देश में कम से कम 10 लाख IAS IPS और ऑफिसर्स हैं, 10 लाख। कितने लोगों को आप लोग जानते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपके बीच नहीं आते, उनको आपके बीच आने की अब फुर्सत नहीं है। उनको बाबा साहब की बदौलत जो मिल गया, वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो जो आपके पास अब आते हैं, आप उनके महत्व को समझिए। वो अपना घर, बीवी, बच्चे, नौकरी को भी रिस्क पे लगा करके, हमारा कोई स्टेटमेंट गलत हो गया, चला गया, तो हम कल को नौकरी से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो सपोर्ट भी नहीं है, हमारे लोग थे। तो हमें इसीलिए मैंने कहा कि ये सोशल प्रोग्राम है, इसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात ना हो तो बेहतर होगा, तो मेरे लिए बेहतर हो, तो मैं बात कर पाऊंगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो स्थिति है मजबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए, किसी भी संगठन का हो, किसी भी तरह का वो व्यक्ति हो, अगर आपको लगता है कि हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, हमारी बात मानेगा, नहीं मानेगा तो चला जाएगा, लेकिन हमें
तो बाबा साहब के शब्दों में कि मेरे लोग जब भी आप उदास होंगे, मेरे लोग जब भी आप उदास होंगे, मेरे दिए हुए 3 मंत्र आपके पास होंगे, मेरे दिए हुए 3 मंत्र आपके पास होंगे। शिक्षित संगठित होकर जब भी करोगे संघर्ष, तीनों आ गया इस पे, शिक्षित संगठित होकर जब भी करोगे संघर्ष, मेरा दावा है आपके सभी सपने साकार होंगे, आपके सभी सपने साकार होंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।